हेड ऑफ द बेबी एट बैकवर्ड या पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, एट एंटीरियर भी अपन बोल सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ बेबी एट बैकवर्ड और पोस्टीरियर साइड। नेक्स्ट वन, यदि लास्ट वन बात करके चले लेट्रोकोलिस। थर्ड वन एबनॉर्मलिटी क्या प्रेजेंट हो सकती है, लेट्रोकोलिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द बेबी एट द लेटरल साइड। लेटरल या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, किसी भी साइड क्या हो सकता है, बेबी का हेड फिक्सेशन हो सकता है ड्यू टू द स्पाजम एंड रिजिडिटी ऑन द नेक मसल्स। नेक मसल्स के अंदर स्पाजम और रिजिडिटी होने के कारण क्या हो सकता है, हेड फिक्सेशन हो सकता है किसी भी साइड, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। Fixation of a head of the baby at lateral side, either right or लेफ्ट, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड क्या हो सकता है, बेबी का हेड फिक्स हो सकता है। तो अपन ने क्या जाना, एबनॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर टॉर्टिकोलिस के बारे में जाना। किसके बारे में, टॉर्टिकोलिस क्या होता है, बेबी का हेड एक ही जगह पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो नेक है, नेक की मसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पाजम एंड रिजिडिटी क्या प्रेजेंट है, स्पाजम एंड रिजिडिटी प्रेजेंट है। इसी कारणवश क्या देखने को मिलेगा कि बेबी का जो हेड होगा वो फिक्स हो जाएगा एक साइड के ऊपर। किसके ऊपर है, एक साइड के ऊपर बोल सकते हैं, या एक पोजीशन के ऊपर अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने डिफरेंट जाना कि यदि आगे की तरफ बेबी का जो हेड है वो फिक्स हो जाए तो उसको एक टर्म के अंदर क्या बोलेंगे, एंटीरियो कोलिस। क्या बोलेंगे, एंटीरियो कोलिस। एंटीरियो कोलिस क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द बेबी एट फॉरवर्ड साइड। किस साइड, फॉरवर्ड साइड। यदि बेबी का हेड फिक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीरियो कोलिस। सेकेंड में अपन ने जाना रेट्रोकोलिस। क्या जाना, रेट्रोकोलिस। रेट्रोकोलिस क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द बेबी एट बैकवर्ड और पोस्टीरियर साइड। तो अपन उसको बोल सकते हैं बैकवर्ड साइड या उसको बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड। नेक्स्ट अपन ने जाना लेट्रोकोलिस। क्या जाना, लेट्रोकोलिस क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द बेबी एट लेटरल साइड। या तो राइट साइड हो सकता है या लेफ्ट साइड क्या हो सकता है, फिक्सेशन हो सकता है बेबी के हेड का, क्योंकि क्या प्रेजेंट है, स्पाजम एंड रिजिडिटी प्रेजेंट है नेक मसल्स के अंदर है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, एक्सेसिव स्किन फोल्ड प्रेजेंट है बेबी की नेक के अंदर। किसके अंदर है, बेबी की नेक के अंदर है। तो यह इंडिकेट करेगा बेबी के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है प्रेजेंट है। इफ एक्सेसिव फैट प्रेजेंट है, एक्सेसिव फैट या अपन बोल सकते हैं स्किन फोल्ड्स प्रेजेंट ऑन द नेक ऑफ द बेबी। If excessive skin folds present on the neck, then it indicates Down syndrome
कंडीशन इन द बेबी, कंडीशन इन द बेबी। क्या होगा यदि किसी बच्चे की नेक के ऊपर एक्सेसिव स्किन फॉल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक्सेसिव स्किन फॉल्स, तो क्या होगा, वह इंडिकेट करेगा कि बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन है, डाउन सिंड्रोम की कंडीशन है, प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, नेक की एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वन अपन जानेंगे चेस्ट के बारे में, किसके बारे में, चेस्ट की एग्जामिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वन चेस्ट। यदि नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए या नॉर्मल हेल्दी बोर्न बेबी की बात कर ली जाए तो जो चेस्ट होगी वह कैसी देखने को, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, सर्कुलर। कैसी अपीयरेंस होगी, सर्कुलर। सर्कुलर क्यों होगी, क्योंकि बेबी के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी कारण जो चेस्ट होगी, चेस्ट की अपीयरेंस कैसी देखने को मिलेगी, सर्कुलर। इन नॉर्मल कंडीशन, in normal condition appearance of chest, appearance of chest is circular because, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज बोथ एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स diameter will be equal, will be equal, then chest appearance in circular। कैसी देखने को मिलेगी, सर्कुलर देखने को मिलेगी। यदि क्या है, एपी टी डॉट डायमीटर 1:1 है। यदि एंटीरियर पोस्टीरियर रेशो ट्रांसवर्स डायमीटर का रेशो कितना होता है, 1:1 होता है, तो उस बेबी के अंदर नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैसी चेस्ट की अपीयरेंस देखने को मिलेगी, सर्कुलर। कैसी देखने को मिलेगी भाई, सर्कुलर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यदि क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है, किसी बेबी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल बेबी बोर्न नहीं हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या डिजीज पैटर्न देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। फर्स्ट वन इज द बैरल शेप चेस्ट। यदि बात कर ली जाए बैरल शेप चेस्ट कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एम्फाइसीमा की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, यदि बेबी के अंदर एम्फाइसीमा की कंडीशन प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, बैरल शेप चेस्ट। इन एम्फाइसीमा कंडीशन, इन एम्फाइसीमा कंडीशन। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं
बैरल शेप चेस्ट क्यों दिखाई देगी एम्फाइसीमा के अंदर? क्या होगा, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वह ज्यादा हो जाएंगे मोर देन किसके कंपैरिजन में? ट्रांसवर्स डायमीटर के कंपैरिजन में। तो क्या देखने को मिलेगा? बैरल शेप चेस्ट। यदि क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इज इक्वल टू द ट्रांसमिट डायमीटर, दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या देखने को मिलता है? सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ चेस्ट, इट इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द चेस्ट। नेक्स्ट यदि बात कर ले जाए एम्फाइसीमा के अंदर क्या देखने को मिलेगा? बैरल शेप चेस्ट क्यों होगा? इन विच एंटीरियर पोस्टीरियर diameter is anterior posterior diameter is more than transverse diameter, यदि रेशो की बात करके चलें तो रेशो कितना देखने को मिलेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर रेशो ट्रांसमीटर डायमीटर 2:1। क्या रेशो देखने को मिलेगा? 2:1। यदि सेकंड कंडीशन की बात करके चलें तो पिजन शेप चेस्ट, कैसी शेप देखने को मिलेगी? पिजन शेप चेस्ट। कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी? रिकेट्स की डिजीज के अंदर। कौन सी डिजीज है? रिकेट्स की डिजीज होगी यदि किसी बच्चे के अंदर है तो पिजन शेप चेस्ट देखने को मिलेगी। सेकंड वन इज द pigeon shape chest seen in the rickets disease condition। रिकेट्स के अंदर क्या होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। इन विच सीन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। पिजन शेप चेस्ट क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि क्या हो जाएगा? प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम, जो स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है उसका प्रोट्रूजन हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। उसी कारण क्या देखने को मिलेगी? पिजन शेप चेस्ट। कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर है? रिकेट्स के अंदर। कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर है? रिकेट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? पिजन शेप चेस्ट। प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम। क्या होगा? स्टर्नम का फैलाव हो जाएगा और इसी कारण क्या देखने को मिलेगा? पिजन शेप चेस्ट इन द न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें, कंप्लीट होता है अपना चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर अपन ने जाना बेबी के अंदर यदि एंटीरियर पोस्टीरियर है वह ट्रांसवर्स डायमीटर 3 क्या है? इक्वल है। तो क्या देखने को मिलेगा? चेस्ट की अपीयरेंस कैसी होगी? सर्कुलर होगी। कैसी होगी? सर्कुलर अपीयरेंस होगी। साथ के साथ अपन ने पढ़ा कुछ एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे कि पिजन शेप चेस्ट किसके अंदर देखने को मिलती है? यदि किसी पेशेंट या बेबी के अंदर कौन सी कंडीशन अकर हो जाती है? रिकेट्स की कंडीशन। रिकेट्स क्या होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कारण डिजीज अकर होती है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। और उसके अंदर पिजन शेप चेस्ट दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि प्रोट्रूजन हो जाएगा स्टर्नम का। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं रेस्पायरेशन। कैसी रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी? नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन। इन ए न्यूबॉर्न हेल्दी
baby seen diaphragmatic रेस्पायरेशन। डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन, कैसी रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी? डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन। क्या होता है डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन? इसके अंदर दोनों के दोनों चेस्ट व स्टर्नम का क्या होगा? एक साथ ही मूवमेंट होगा, वे एक साथ ही राइज एंड फॉल डाउन टुगेदर, चेस्ट एंड स्टर्नम। चेस्ट एंड एब्डोमेन राइज एंड फॉल डाउन टुगेदर। क्या देखने को मिलेगा? कौन सी रेस्पायरेशन की अपन बात कर रहे हैं? डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन है? डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन है। बोथ राइज एंड फॉल एब्डोमेन एंड चेस्ट टुगेदर। सबसे पहले जाना नॉर्मल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है, और नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी है, तो उसके अंदर रेस्पायरेशन की बात कर ली जाए तो कौन सी रेस्पायरेशन है? डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन है? डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन है। जो डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा? जो चेस्ट होगी वे एब्डोमेन होगा, दोनों एक साथ क्या होंगे? राइज होंगे एंड फॉल होंगे। बोथ राइज एंड फॉल एब्डोमेन एंड चेस्ट टुगेदर, एक ही साथ देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन की, कौन सी कंडीशन की? एबनॉर्मल कंडीशन की। या पहले इसको देख लेते हैं, या ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, एब्डोमेन एंड चेस्ट, एब्डोमेन एंड चेस्ट बोथ rise and fall together। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि रेस्पायरेशन की बात कर ली जाए तो कौन से टाइप की रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी? सीसा रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन है? सीसा रेस्पायरेशन। सीसा रेस्पायरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? जो डायफ्रैगमेटिक रेस्पायरेशन के अंदर देखने को मिल रहा था, जो एब्डोमेन और चेस्ट दोनों राइज एंड फॉल क्या हो रही थी? टुगेदर हो रही थी। इसके अंदर क्या होगा? ये दोनों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। चेस्ट एंड एब्डोमेन डज नॉट राइज एंड fall down together। सीसा रेस्पायरेशन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा कि जो एब्डोमेन व चेस्ट है, दोनों एक साथ क्या नहीं हो रहे? ना तो राइज हो रहे, ना फॉल डाउन हो रहे। तो यह कौन सी कंडीशन है? एबनॉर्मल कंडीशन है। किसके अंदर है? अपन ने रेस्पायरेशन के क्या किया है? एग्जामिनेशन किया है। यदि नॉर्मल हेल्दी बोर्न न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसके अंदर कौन से टाइप की रेस्पायरेशन देखने को मिलेगी? डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन है? डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी। एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है डायफ्रैगमेटिक रेस्पिरेशन क्या होगा? उसके अंदर राइज होगी, फॉल होगी, एब्डोमेन एंड चेस्ट टुगेदर एक साथ ही। नेक्स्ट वन, एबनॉर्मल कंडीशन की बात की तो कौन सी रेस्पायरेशन है? सीसा रेस्पायरेशन। सीसा रेस्पायरेशन।
शीश रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, चेस्ट एंड एब्डोमेन डज नॉट राइज एंड फॉल डाउन टुगेदर, एक साथ क्या नहीं होंगे, ना तो राइज होगा ना फॉल डाउन होगा चेस्ट और एब्डोमेन का। यह अपन ने जाना रेस्पिरेशन के एग्जामिनेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं ब्रेस्ट नोडुल्स। ब्रेस्ट नोडुल्स breast nodules। अपन बात करके चल रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की। कौन सी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। इन द नॉर्मल कंडीशन है सीन ब्रेस्ट नोडल से एडिमेटस, कैसे एडिमेटस एंड प्रोमिनेंट क्या हो गए, एडिमेटस होगा वह साथ के साथ प्रोमिनेंट क्या हो गए, प्रोमिनेंट इन नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी breast nodules, breast nodules will be edematous and prominent क्या होगा, यदि हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके अंदर देखने को मिलेगा जो ब्रेस्ट नोडुल्स होते हैं वे क्या होंगे, एडिमेटस, कैसे होंगे, एडिमेटस होंगे और आसानी से प्रोमिनेंट, आसानी से क्या हो जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। किसके अंदर है, नॉर्मल बेबी के अंदर है। यदि डायमीटर की बात कर ली जाए तो डायमीटर कितना होगा, मोर देन 5 mm। जो ब्रेस्ट नोडुल्स होगा इसका डायमीटर कितना होगा, इन नॉर्मल कंडीशन, in normal condition the diameter of breast nodules is 5 mm। कितना होगा, मोर देन 5 mm, इज मोर देन 5 mm। ये अपन ने बात की किसके अंदर है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। यदि अपन बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन breast nodules, breast nodules फ्लैट, कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैसे थे, एडिमेटेड थे और साथ के साथ प्रोमिनेंट थे। बट एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कैसे देखने को मिलेंगे, फ्लैट, कैसे होंगे, फ्लैट एंड डायमीटर, एंड डायमीटर लेस देन 5 mm। और जो डायमीटर होगा वह देखने को मिलेगा लेस देन 5 mm, 5 mm से कम देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर एडिमेटस प्रोमिनेंट, बट एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कैसे होंगे, फ्लैट होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्या देखने को मिलेगा, विट्स मिल्क, विट्स मिल्क, कैसा मिल्क देखने को मिलेगा, विट्स मिल्क कैसे देखने को मिलेगा जान लेते हैं। विट्स मिल्क
secretion of milk like substance at the time when squeezing the breast nodules क्या होता है जब ब्रेस्ट नोडुल्स को क्या किया जाए, स्क्वीज किया जाए, स्क्वीज किया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, मिल्क लाइक सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? मिल्क लाइक सब्सटेंस से पास आउट होगा, सीक्रेट होगा, किसके अंदर है, ब्रेस्ट नोडुल्स के अंदर से। ऐसा क्यों होता है? ओकर ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ withdrawal of maternal hormones। क्या हुआ है, यदि मिल्की लाइक सब्सटेंस या मिल्क लाइक सब्सटेंस क्या हो रहा है, सीक्रेट आउट हो रहा है, किसके अंदर से, ब्रेस्ट नोडुल्स के अंदर से। कब? जब क्या कर रहे हैं, स्क्वीज, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेस्ट नोडुल्स के ऊपर है, प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि क्या हो रहा है, जो मैटरनल हार्मोन्स प्रेजेंट हैं बेबी के अंदर है, वे एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, उनका विड्रॉल हो रहा है। तो ये अपन ने जाना ब्रेस्ट नोडुल के एग्जामिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन एग्जामिनेशन। एब्डोमेन एग्जामिनेशन। If dilated blood vessels visible on the abdomen, then it indicates preterm बेबी। यदि क्या है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं किसी बेबी की एब्डोमेन के ऊपर, तो वह क्या इंडिकेट करेगा? वह इंडिकेट करेगा कि वह बेबी कैसा है, प्रीटर्म बेबी है, उसकी डिलीवरी लेस देन 37 वीक्स से पहले हो गई है। बिफोर 37 वीक्स जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रेगनेंसी डिलीवर्ड हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रीटर्म डिलीवरी। और इस बेबी के अंदर क्या हुआ है, ब्लड वेसल्स विजिबल हो रही हैं एब्डोमेन साइट पर। कहां पर है? एब्डोमेन साइट पर है, तो वह इंडिकेट करेगा किसको? प्रीटर्म में बेबी को। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले, नॉर्मल एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। नॉर्मल एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस की, तो कितना होगा? 31 to 33 सेंटीमीटर।
कितना होगा 31 to 33 सेंटीमीटर। चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है 30 to 33 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि हेड सर्कमफ्रेंस की बात कर ली जाए तो कितना होगा 32 to 35 सेंटीमीटर। अपन ने बात की नॉर्मल एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस की, इसकी भाई एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस कितना देखने को मिलेगा 31 to 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, इन न्यूबॉर्न बेबी, इन न्यूबॉर्न बेबी, इन न्यूबॉर्न बेबी assess the skin turgor on the abdomen। क्या करना है, यदि किसी बेबी के अंदर स्किन टर्गर को एसेस करना, क्या करना है स्किन टर्गर को एसेस करना है, तो कहां से एसेस करेंगे एब्डोमेन के ऊपर से। किसके ऊपर से, एब्डोमेन के ऊपर से। क्यों करते हैं स्किन टर्गर को एसेस, क्यों करते हैं, हाइड्रेशनल स्टेटस का पता लगाने के लिए एसेस किया जाता है स्किन टर्गर। इट विल बी एसेस, it will be assessed, will be assessed to find out the nutritional status of न्यूबॉर्न बेबी। यदि अडल्ट पर्सन की बात करके चलें, अडल्ट पर्सन के अंदर स्किन टर्गर कहां से एसेस करते हैं, स्टर्नम से। कहां से, स्टर्नम से एसेस किया जाता है अडल्ट पर्सन के अंदर स्किन टर्गर को। वे बच्चे के अंदर कहां से, एब्डोमेन से क्या किया जाता है, एसेस किया जाता है स्किन टर्गर। नेक्स्ट वन, यदि बात कर ली जाए बाउल अपीयरेंस, जो बाउल साउंड होंगी वे कब सुनाई देंगी, बाउल साउंड बाउल साउंड नॉर्मल बाउल साउंड will be appear within 1 minute, 1 hour in a healthy न्यूबॉर्न बेबी। किसके अंदर है, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर है जो वाउल साउंड होंगी वे 1 आवर के अंदर क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी। हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। यदि बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो बाउल साउंड होंगी वे कहां सुनाई देंगी, कहां सुनाई देंगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट। कहां, राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर सुनाई देगी फर्स्ट बाउल साउंड, जो कि अपीयर होगी विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही क्या हो जाएगी, बाउल साउंड सुनाई देगी। और कहां पर सुनाई देगी, यदि प्रॉपर साइट की बात कर ली जाए, राइट लोअर क्वाड्रेंट। बाउल साउंड, बाउल साउंड हियर फर्स्ट टाइम at the
right lower quadrant, राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर है जो हियर होगी, सुनाई देगी पहली साउंड जो कि विद इन 1 आवर के अंदर है एसेस की जा सकती है, अपीयर होती है। नेक्स्ट वन अपन यह कंप्लीट होता है एब्डोमेन एग्जामिनेशन है, अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वन है एम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप, किसको एसेस करना है, एम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप को एसेस करके चलना है। यह भी किसके अंदर काउंट होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर काउंट होगा, हेड टू टो एग्जामिनेशन के अंदर काउंट होगा। अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप एस अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप। फर्स्टली अपन जान लेते हैं जो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप पे होता क्या है। आफ्टर कटिंग द अम्बलाइकल कॉर्ड, आफ्टर कटिंग द अम्बलाइकल कॉर्ड remaining part is also known as umbilical cord stump, is also known as umbilical cord stump। एम्बलाइकल कॉर्ड को कट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड का, किसका, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर कटिंग ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एम्बलाइकल कॉर्ड, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है अम्बलाइकल कॉर्ड का उसे क्या बोला जाता है, एम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप। यदि इसकी साइज की बात कर ली जाए, जो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप होगा ये कितना रिमेनिंग रह जाता है, इसकी साइज कितनी रह जाता है, तो साइज की बात कर ली जाए, साइज अप्रोक्सीमेटली 6.25 सेंटीमीटर, कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 6.25 सेंटीमीटर। यदि बात कर ली जाए जो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप होता है इसे क्लीन रखना चाहिए, किसकी हेल्प से, किसकी सहायता से, स्पिरिट की हेल्प से। स्पिरिट के अंदर यदि बात कर ली जाए क्या प्रेजेंट होता है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या प्रेजेंट होता है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल will be present in the umbilical cord stump। नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, यदि नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप की बात कर ली जाए तो जो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप कैसी होगी, ड्राई होगी। हमेशा क्या रखना है, कीप ड्राई द अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप। कैसी होनी चाहिए, यदि अपन क्या कर रहे हैं, फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप का, तो क्या होनी चाहिए, अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप कैसी होनी चाहिए, अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप, अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप विल बी ड्राई, कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। यदि क्या हो गई, यदि अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप मॉइस्ट हो जाती है, इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इजिली ग्रो द इन्फेक्शन इन द अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप। आसानी से क्या हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन ग्रो कर सकता है अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप के अंदर। इफ अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप इज moist, then infection then easily
easily grow the infection in the umbilical cord stump। क्या होगा? सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखनी है जब अपन क्या कर रहे हो, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप का, तो क्या याद रखना है कि अम्बलाइकल जो कॉर्ड स्टंप कैसी होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। यदि मॉइस्ट है तो ये क्या है? इंडिकेट कर रही है इन्फेक्शन को। क्या हो गया है? उस अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप के अंदर इन्फेक्शन ग्रो हो गया है। क्या ग्रो हो गया है? इन्फेक्शन ग्रो हो गया है। और इन्फेक्शन ग्रो हो गया है तो क्या होगा? बच्चे के अंदर फीवर भी आ सकता है और अन्य कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। यदि बात कर ली जाए मेडिकल मैनेजमेंट की, अगर ऐसा देखने को मिले तो मेडिकल एंटीबायोटिक क्या देके चलेंगे? नियोमाइसिन। कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं? नियोमाइसिन। मेडिसिन विल बी यूज्ड इन द केस ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन जानेंगे जो अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप के अंदर है यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओम्फेलाइटिस। 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 जो ओम्फेलाइटिस होगा यह क्या होगा? अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसी को क्या बोला जाता है? ओम्फेलाइटिस। और इसी के अंदर क्या यूज किया जाता है? नियोमाइसिन। क्या यूज किया जाता है भाई? नियोमाइसिन। यह अपन ने जाना असेसमेंट ऑफ अम्बलाइकल कॉर्ड स्टंप। नेक्स्ट वन जान लेते हैं जेनाइटल ऑर्गन का एग्जामिनेशन। Examination of genital organ। जेनाइटल ऑर्गन के अंदर फर्स्ट वन बात कर लेते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन की। किसके? मेल जेनाइटल ऑर्गन। मेल जेनाइटल ऑर्गन। मेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर फर्स्टली एच करेंगे। एच द टेस्टिस फॉर डिसेंट। एच द टेस्टिस फॉर डिसेंट into the scrotum। into the scrotum। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कंडीशन की, किसकी भाई? नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो टेस्टिस होंगे तो टेस्टिस का प्रोडक्शन होगा, डेवलपमेंट होगी कहां पर होगी? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कहां पर है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कौन सी कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में, ना कि एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन प्रोडक्शन एंड या फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ testis in abdominal cavity
क्या होगा, प्रोडक्शन भी व डेवलपमेंट भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, दे डिसेंट इनटू द स्क्रोटम। और जब क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उसका प्रोडक्शन भी हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, जो टेस्टिस होंगे वे डिसेंट हो जाएंगे। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। आफ्टर दैट टेस्टिस डिसेंट into the scrotum। यदि बात कर ली जाए, जो टेस्टिस होंगे स्क्रोटम के अंदर 2 फेजेज में आएंगे। कितनी फेजेज में, 2 फेजेज में। द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन 2 फेजेज। सबसे पहले एक बात और रह गई, वह जान लेते हैं। डायरेक्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी से जो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है नहीं आ पाएंगे, उनको भी लेकर आने वाला कोई न कोई जरूर होगा। और वह कौन होगा, इंग्यूनियल कैनाल। किसके द्वारा आएंगे, थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल। थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, जो डिसेंट होगा 2 फेज के अंदर होगा। द डिसेंट ऑफ टेस्टिस अकर्स इन 2 फेज। सबसे पहले जाना मेल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर है, जो टेस्टिस को क्या करना है, एसेस करना है कि वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। यदि क्या हुई है, नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है प्रोडक्शन होगा और डेवलपमेंट भी किसके अंदर अक्कर होगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर दैट डिसेंड द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम। जो टेस्टिस होंगे किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाएंगे। और कौन लेके आएगा, इंग्यूनियल कैनाल। कौन लेके आएगा, इंग्यूनियल कैनाल। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, द डिसेंट ऑफ टेस्टिस अकर इन 2 फेज। द डिसेंट ऑफ टेस्टिस अकर इन 2 फेज। कितने फेजेज के अंदर है, 2 फेजेज के अंदर है। क्या होगा, जो टेस्टिस होंगे डिसेंट होंगे स्क्रोटम के अंदर है। यदि बात कर ली जाए, सबसे पहले क्या होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या हो रहा था, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है प्रोडक्शन व डेवलपमेंट हो रही थी। किसकी भाई, टेस्टिस की। तो फर्स्ट वन फेज फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फेज फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, जो टेस्टिस होंगे एब्डोमेन से किसके अंदर आएंगे, इंग्यूनियल कैनाल के अंदर। किसके अंदर है, इंग्यूनियल कैनाल के अंदर है। और उनको कौन लेके आएगा, एंटी मुलेरियन डक्ट। किसके द्वारा आएंगे, एंटी मुलेरियन डक्ट बोल सकते हैं, या यदि हार्मोन का नाम जान लिया जाए तो एंटी मुलेरियन हार्मोन। द टेस्टिस फेज फर्स्ट के अंदर जान रहे हैं, टेस्टिस descend into the inguinal canal from abdominal cavity। क्या हुआ है, एब्डोमिनल कैविटी से कहां पर, इंगुइनल कैनाल के अंदर क्या हो रहे हैं, डिसेंट हो रहे हैं। टेस्टिस किस फेज के अंदर है, फर्स्ट फेज के अंदर है। तो जान लेते हैं, एब्डोमिनल कैविटी टू इंगुइनल
कैनाल। कौन सा फेस है यह? फर्स्ट फेस। फेस फर्स्ट किसकी हेल्प से? एंटी मुलेरियन हार्मोन। यदि बात कर ली जाए फेज फर्स्ट के अंदर कौन हेल्प करेगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन हेल्प करेगा एब्डोमिनल कैविटी से कहां पर? इंगुइनल कैनाल में डिसेंड करने को, स्क्रोटम को, सॉरी भाई टेस्टिस को। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सेकंड वन इज फेज सेकंड। फेज सेकंड के अंदर क्या होगा? जो टेस्टिस होंगे और डिसेंट होंगे इंगुइनल कैनाल से कहां पर है? स्क्रोटम के अंदर है। फेज सेकंड, फेज सेकंड the testes descend into the scrotum from inguinal canal। क्या होगा? इंगुइनल कैनाल से कहां पर? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस कैसे आएंगे? कौन सा हार्मोन होगा जो कि क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो जानते हैं इंगुइनल कैनाल टू इंगुइनल कैनाल to scrotum। फेज सेकंड, फेज सेकंड कौन सा हार्मोन होगा जो कि हेल्प करेगा? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन will be help into the descent the testis from the inguinal canal to scrotum। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, यह तो हो गए दो फेज जिसके अंदर क्या हो रहा था। सबसे पहले तो एब्डोमेन के अंदर से, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से कहां पर है? इंगुइनल कैनाल के अंदर है टेस्टिस आ रहा है। किसकी हेल्प से? एंटी मुलेरियन हार्मोन की हेल्प से। नेक्स्ट वन अपन ने जाना जो सेकंड फेज के अंदर है, जो इंगुइनल कैनाल से कहां पर है? स्क्रोटम के अंदर है। जो टेस्टिस जाएगा, डिसेंट होगा किसकी हेल्प से? एंड्रोजन हार्मोन की हेल्प से। कौन से हार्मोन की हेल्प से? एंड्रोजन हार्मोन की हेल्प से। नेक्स्ट वन एक बात जान लेते हैं, यदि मेल बेबी है, कौन सा बेबी है? मेल बेबी है, तो उसके अंदर है जो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे उनकी ग्रोथ या फॉर्मेशन या एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस कौन करवाएगा? जेनाइटल ऑर्गन्स का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 to 8 वीक्स के अंदर है। यदि बात कर ली जाए तो कौन? वाल्फिन डक्ट। कौन सी डक्ट है? वाल्फिन डक्ट के अंदर होगा। कौन सी डक्ट के द्वारा? वाल्फिन डक्ट के द्वारा। किसके? मेल के जेनाइटल ऑर्गन्स का। यदि बात करके चलें फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स की तो मुलेरियन डक्ट। कौन सी डक्ट के द्वारा? मुलेरियन डक्ट के द्वारा क्या होगा? ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा फीमेल बेबी के जेनाइटल ऑर्गन्स का, या फॉर्मेशन बोल सकते हैं। फॉर्मेशन भी कौन करवाएगा? वाल्फिन डक्ट तो मेल बेबी, एंड सेकंड वन यदि बात करके चलें फीमेल बेबी तो मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वे डिसेंट कब होते हैं? कौन से वीक्स पर डिसेंट होते हैं? The first testis descent into the scrotum at 36 week। First testis descent
into the scrotum at 36 वीक्स। 36 वीक्स के ऊपर है जो पहला टेस्टिस होगा क्या होगा, डिसेंट हो जाएगा। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी से। किसके द्वारा, इंग्यूनियल कैनाल के द्वारा। नेक्स्ट वन, यदि सेकंड वन बात कर ली जाए तो सेकंड टेस्टिस होगा और डिसेंट होगा 40 वीक्स पर। कब भाई, 40 वीक्स। सेकंड टेस्टिस, सेकंड टेस्टिस डिसेंट, second testis descent into scrotum at 40 वीक्स। ये दोनों की दोनों कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन से। पहला जो टेस्टिस होगा एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल आएगा 36 वीक्स पर। कब भाई, 36 वीक्स पर। यदि सेकंड टेस्टिस की बात कर ली जाए तो कब 40 वीक्स के ऊपर क्या होगा, डिसेंट होगा। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। किसके से, एब्डोमिनल कैविटी से। यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशंस की, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर है कौन सी डिजीज होगी जो कि देखने को मिलेगी, जो कि इंडिकेट करेगी कि क्या है, मेल के जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर है कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन, यदि बात कर ली जाए एबनॉर्मल कंडीशन की तो फर्स्टली जो डिजीज होगी उसके बारे में जान लेते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म। कौन सी डिजीज होगी, क्रिप्टोकाइडिज्म। फर्स्ट वन इज द क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म के अंदर क्या होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। जो टेस्टिस होंगे वो डिसेंड नहीं हो पाएंगे। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। क्या होगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस। यदि बात कर ली जाए तो क्रिप्टो होता है, क्या होता है, क्रिप्टो का मीन्स क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ। क्या होता है, छिपा हुआ। हिडन इंग्लिश के अंदर अपन इसको हिडन पार्ट बोल सकते हैं, या हिंदी के अंदर बात करें तो छिपा हुआ। यदि बात करके चलें क्रिप्टोकाइडिज्म के अंदर है क्या देखने को मिलेगा, अनडिसेंडेड टेस्टिस। यह 2 टाइप से होता है, प्राइमरी क्रिप्टोकाइडिज्म और सेकंड वन इज द एक्टोपिक क्रिप्टोकाइडिज्म। तो प्राइमरी क्रिप्टोकाइडिज्म होगा, प्राइमरी क्रिप्टोकाइडिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि जो टेस्टिस है वह प्रेजेंट है पाथवे में, इंग्यूनियल कैनाल के अंदर प्रेजेंट है, बट वह क्या नहीं हो रहे हैं, डिसेंड नहीं हो पा रहे। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है, बट प्रेजेंट तो है, रास्ते में है। जो इंग्यूनियल कैनाल है उसके पाथवे में क्या है, प्रेजेंट है टेस्टिस, बट क्या हो रहा है, डिसेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोला गया है, प्राइमरी क्रिप्टोकाइडिज्म। प्राइमरी क्रिप्टोकाइडिज्म। यदि सेकंड वन बात कर ली जाए तो सेकंड टाइप होगा, दूसरा टाइप होगा क्रिप्टोकाइडिज्म का, तो क्या होगा, एक्टोपिक क्रिप्टोकाइडिज्म। एक्टोपिक क्रिप्टोकाइडिज्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि टेस्टिस होगा वो ना तो पाथवे में प्रेजेंट है, इंग्यूनियल कैनाल के अंदर भी प्रेजेंट है नहीं है, और ना ही वो क्या हुआ है, डिसेंट हुआ है। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। आफ्टर द एज कंप्लीट एज ऑफ 36 to 40 वीक्स, 36 वीक से 40 वीक्स की जो एज बताई गई है उस पर क्या हो जाना चाहिए, टेस्टिस डिसेंड होने जाने चाहिए। किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर है। कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी से। तो क्या हुआ है, ना तो 36 वीक्स पर पहला टेस्टिस क्या हुआ, डिसेंड हुआ, ना 40 वीक्स पर है, ना ही 36 वीक्स पर है, ना ही 40 वीक्स पर क्या देखने को मिला, टेस्टिस डिसेंड नहीं देखने को मिले। इसी कंडीशन को क्रिप्टोकाइडिज्म बोल दिया गया है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। यदि बात कर ली जाए मोनोकाइडिज्म, कौन सी बात है, मोनोकाइडिज्म।
यह एक टर्म है, इसके अंदर क्या होगा, वन टेस्टिस विल बी नॉट डिसेंट इन द स्क्रोटम, एक टेस्टिस ओनली क्या होगा, एक टेस्टिस डिसेंट नहीं हुआ है स्क्रोटम के अंदर। कौन सी कंडीशन में, मोनोरकाइडिज्म की कंडीशन। कौन सी कंडीशन है भाई, मोनोरकाइडिज्म, इन विच ओनली वन टेस्टिस